एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। इंस्पेक्टर को मअतल करके गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर सलमान एडवोकेट से मिलकर शारिक के खिलाफ साजिश में हिस्सा लेने और रिश्वत लेने के इल्जामात आयद किए गए थे। पुलिस सलमान एडवोकेट को भी गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन वो घर से फरार हो गया। अखबारात ने पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की खबर शह सुर्खियों में शाया की थी। शारिक एक हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकला था। इन वाकयात से वो मोहतात हो गया था और बिला वजह किसी उलझन में नहीं फंसना चाहता था। एक पुलिस ऑफिसर की मअतली और गिरफ्तारी का ये मतलब नहीं था कि तमाम पुलिस वाले सुधर गए थे। शारिक को सलमान एडवोकेट के फरार हो जाने का अफसोस था। अब उसे समझने में देर न लगी कि तमाम फसादात की जड़ वही बदफितरत और कमीना शख्स था, और उसे यकीन हो गया था कि 14 साल पहले उसके माँ बाप को भी उसी ने कत्ल करवाया था। और वो डीएसपी जो 14 साल पहले उस इलाके का थानेदार था, वो भी शारिक को कत्ल के केस में फंसवाने की साजिश में शरीक था। मौजूदा थानेदार के खिलाफ तहकीकात की जिम्मेदारी उसी डीएसपी को सौंपी गई थी। उसने डीआईजी के अहकामात के तहत थानेदार के खिलाफ तो रिपोर्ट मुरतब कर ली थी और शहरियों के बयानात की रोशनी में उसे कसूरवार करार दिया गया था। लेकिन शारिक को शुबा था कि सलमान एडवोकेट को फरार का मौका भी उसी डीएसपी ने फराहम किया होगा, क्योंकि 14 साल पहले अगर वो इस साजिश में शरीक था तो सलमान एडवोकेट की गिरफ्तारी से पुरानी बातें सामने आ सकती थीं और खुद डीएसपी भी उनकी जद में आ सकता था। शारिक ने इन तमाम बातों को जहन में रखा हुआ था। उसे शुबा था कि डीएसपी किसी बात की आड़ लेकर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता था या सलमान एडवोकेट उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता था। उस जैसे बेज़मीर और बदफितरत लोग कभी चैन से नहीं बैठ सकते। उनके सीनों में हसद और रकाबत की आग सुलगती रहती है जो उन्हें बुराइयों पर उकसाती रहती है। किसी नेक काम की ऐसे लोगों से तवक्को नहीं की जा सकती। इस दौरान शारिक अपने दोस्त सुहेल की तरफ भी नहीं गया था। उसने अखबार में शारिक के साथ पेश आने वाले वाक़े और थानेदार के खिलाफ कार्रवाई के बारे में जरूर पढ़ा होगा और मुमकिन है उसने शारिक से राब्ता करने की कोशिश भी की हो, लेकिन उसे शारिक के घर का पता नहीं मालूम था। भाटी वाली दुकान के किराएदार लतीफ ने वादे के मुताबिक 30 तारीख से पहले ही दुकान खाली करके चाबी उनके हवाले कर दी। उसे कोई और दुकान नहीं मिली थी और वो अपनी लक्ष्मी वाली दुकान में मुंतकिल हो गया था। ये दुकान मेन रोड से जरा हटकर वाक़ थी, जिस वजह से वो अरसे से बंद पड़ी थी। मगर अब लतीफ ने इस दुकान में अपना कारोबार शुरू कर दिया था। शारिक ने दुकान में रंगो रोगन करवा लिया था। वो कई रोज तक यही सोचता रहा कि यहाँ क्या कारोबार शुरू करे। उसके दादा ने यहाँ फलों की दुकान खोली थी, बाप भी यही कारोबार करता रहा था। बचपन में उसने भी बाप के साथ यही काम किया था, लिहाजा उसने फैसला किया कि वो फलों की ही दुकान खोलेगा। उसके मकान और दुकान के किराए की 14 साल की कमाई अभी तक मरियम के नाम से बैंक अकाउंट में जमा थी। मरियम उसे कई मरतबा कह चुकी थी कि वो अपने नाम से अकाउंट खुलवा ले ताकि ये रकम उस अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाए, मगर शारिक अब तक टाल मटोल से काम ले रहा था। उस रोज रात के खाने के बाद उसने मरियम की दी हुई चेक बुक निकाली, उसमें 1 लाख रुपए की रकम भरी। चेक पर उसने बेरर के आगे कैश लिखा था। उसने चेक बुक मरियम के सामने रखते हुए कहा, माँ जी, मैंने फलों की ही दुकान खोलने का फैसला किया है। उसके लिए मुझे कुछ रकम की जरूरत है। ये मैंने 1 लाख का चेक भर दिया है, इस पर दस्तखत कर दें। कल चेक कैश करवा कर दुकान सेट करने के लिए कुछ सामान ले आऊंगा और फिर 2-4 रोज में दुकानदारी शुरू कर दूंगा। मरियम ने उसे घूरा, बोली, 1 लाख क्यों? तुम सुबह मेरे साथ चलकर अपना अकाउंट खुलवा लो और सारी रकम उसमें मुंतकिल कर लो। मैं अब इसे नहीं संभाल सकती। शारिक ने कहा, मेरे लिए 1 लाख की रकम बहुत काफी है माँ जी, बल्कि दुकानदारी शुरू करने के बाद भी इसमें आधी से ज्यादा रकम बच जाएगी, वो मैं अपने अकाउंट में जमा करवा दूंगा। मरियम ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोली, और बाकी रकम? शारिक ने रजिया की तरफ इशारा किया, बोला, इसका दाखिला होने वाला है, उसके बाद इसे पैसों की जरूरत पड़ेगी। आपको तो अंदाजा हो गया होगा कि तालीम कितनी महंगी है। मैं तो आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ जो इसे बीए करवा दिया है, अब ये एमए भी जरूर करेगी। मरियम ने कहना चाहा, लेकिन शारिक ने उसकी बात काट दी, बोला, इस सिलसिले में कोई बात नहीं सुनूंगा माँ जी। अगर आपने इनकार किया तो मैं समझूंगा कि आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती। मरियम बोली, नहीं पुत्र, ये बात नहीं है। शारिक बोला, तो फिर खामोशी से सिर्फ 1 लाख के चेक पर दस्तखत कर दें। मरियम के मुंह से गहरा सांस निकल गया, बोली, अच्छा, लेकिन सिर्फ दस्तखत करने से काम नहीं चलेगा। चेक कैश करवाने के लिए मुझे खुद भी बैंक जाना पड़ेगा। सुबह शारिक ने मरियम के साथ जाकर उस बैंक में अपना अकाउंट खोला।
मरियम के अकाउंट में से 1 लाख की रकम निकलवा कर उसमें से 20,000 जेब में रख लिए और बाकी रकम अपने अकाउंट में जमा करवा दी। बैंक से निकलकर उसने मरियम को घर भेज दिया और खुद दुकान की तरफ चला गया। वो उस दुकान को मयारी अंदाज में शुरू करना चाहता था। उसके लिए उसने पहले ही मंसूबा बना रखा था। 1 हफ्ते में उसने दुकान के खूबसूरत शेल्फ बनवा लिए। शीशे के खूबसूरत मर्तबानों में अनवाव अक़साम के ड्राई फ्रूट सजाकर शेल्फों में रखे और फिर उसके 2-4 रोज के बाद वो सुबह सवेरे मंडी पहुंच गया और उस रोज से दुकानदारी शुरू हो गई। पहले ही रोज शाम के वक्त वो एक ग्राहक को फल दे रहा था कि मैले कुचले लिबास में एक मजहूल सा आदमी दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। वो सूरत से ही नशे का आदी लगता था। इस किस्म के लोग भीख मांग कर नशे की आदत पूरी किया करते थे। शारिक उसे भी भिखारी ही समझा। ग्राहक के जाने के बाद वो आदमी करीब आ गया। शारिक ने उसकी तरफ देखा तो चौंके बगैर न रह सका। उसने उस शख्स को पहचान लिया था। पहली मर्तबा जब वो मरियम के साथ किराएदार को दुकान खाली करने के लिए कहने आया था तो उस वक्त यहाँ पान की दुकान थी और इसी शख्स ने लतीफ को 50 का नोट दिया और लतीफ ने उसे कागज की एक थैली थमा दी थी जिसे लेकर ये शख्स चला गया था। अब भी उस शख्स ने जेब से 50 रुपए का थोड़ा मोड़ा नोट निकाला और कुछ कहे बगैर शारिक की तरफ बढ़ा दिया। शारिक ने 50 का नोट उसके हाथ से लेते हुए पूछा, क्या चाहिए? उस शख्स ने कहा, अफगानी पाउडर। लतीफ ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं यहाँ क्या लेने आता हूँ? शारिक ने उसे घूरा, बोला ये पाउडर की दुकान नहीं है, चल भाग यहाँ से। उसने 50 का नोट दोबारा उस शख्स के हाथ में थमा दिया। वो शख्स बड़बड़ाया, एक तो इतने दिन के बाद दुकान खोली है और सौदा भी नहीं देता, लतीफ की दुकान पर ही जाना पड़ेगा, लक्ष्मी। ये एक बड़बड़ाता हुआ वो चला गया। उस रोज 3 और ऐसे आदमी आए थे जिन्होंने उससे अफगानी पाउडर मांगा था। उसके बाद कई रोज तक ये सिलसिला चलता रहा। रोजाना कई ऐसे ग्राहक आते जो 50 या 100 का नोट देकर उससे अफगानी पाउडर तलब करते। उनमें कुछ सफेद पोश भी होते और कुछ भिखारी किस्म के आदमी भी। उस रोज रात 9 बजे एक कार उसके दुकान के सामने आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर एक खूबसूरत और जवान औरत के अलावा और कोई नहीं था। शारिक की दुकान पर कारों वाले ग्राहक भी आते रहते थे। वो औरत इंजन बंद करके कार से उतर आई। शारिक के अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 30 के लगभग रही होगी। उसने दुकान के सामने रुककर पहले अजीब सी निगाहों से इधर उधर देखा, फिर 1 किलो अमरूद तुलवा कर पर्स में हाथ डालते हुए कहा, कितने पैसे? शारिक ने कहा, 10 रुपए, और कुछ नहीं चाहिए। उस औरत ने पर्स में से एक 10 और एक 500 का नोट निकाल कर शारिक की तरफ बढ़ा दिया। वो घबराई हुई सी थी और बार बार इधर उधर देख रही थी। 10 रुपए के साथ 500 का नोट देखकर शारिक इस तरह उस औरत की तरफ देखने लगा जैसे उसकी जहनी सेहत पर उसे शुबा हो। बोला, ये 500 का नोट? उस औरत ने एक बार फिर इधर उधर देखते हुए घबराए हुए लहजे में कहा, मुझे अफगानी पाउडर चाहिए। शारिक ने उसे घूरा, बोला, अफगानी पाउडर? मैं नहीं समझा। वो बोली, मैं हमेशा यहीं से ले जाती हूँ, पहले यहाँ पान की दुकान थी। और शारिक बोला, मुमकिन है वो पान वाला अफगानी पाउडर रखता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, ये फलों की दुकान है, कॉस्मेटिक्स की नहीं। शारिक ने 500 का नोट उसे लौटा दिया। वो औरत चंद लम्हे अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने शारिक के हाथ से नोट झपटा, अमरूद वाला लिफाफा उठाया और कार में बैठ गई। उसने दरवाजा इस जोर से बंद किया था कि आसपास से गुजरते लोग मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे। उसने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी बड़ी खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ाई। शायद उस पर किसी किस्म की झुंझलाहट सवार हो गई थी। शारिक अब वाकई परेशान हो गया था। उसके पास अफगानी पाउडर के ग्राहक आ रहे थे और बकौल उन ग्राहकों के वो लतीफ से ये सौदा लेते रहते थे, लेकिन वो नहीं जानता था कि अफगानी पाउडर क्या होता है। शारिक आमतौर पर रात 10:30 बजे दुकान बंद कर दिया करता था। उस रात वो दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था कि एक आदमी उसकी दुकान पर आकर रुका। वो दुबला पतला लंबा सा आदमी था। उसने जिस्म पर चादर लपेट रखी थी, सर पर मफलर लिपटा हुआ था, शेव बड़ी हुई थी। उस शख्स ने इस तरह बेतकल्लुफी से शारिक से हाथ मिलाया जैसे पुरानी जान पहचान हो। बोला, क्या हाल है शारिक बाबू? मगर वो चेहरा शारिक के लिए कतई अजनबी था। शारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, मैंने पहचाना नहीं। वो शख्स बोला, नहीं पहचाना तो इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तो तुमको जानता हूँ। उसने कहते हुए चादर में काले रंग का एक शॉपिंग बैग निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर बोला, तुम्हारे ग्राहक वापस जा रहे हैं, मैंने सोचा तुम्हें माल दे दूं, लो ये रख लो, आधा किलो है, पैसे बाद में दे देना, ग्राहक को 25 रुपए की पुड़िया देना। शारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, ये क्या है? उस शख्स ने कहा, अफगानी पाउडर है शारिक बाबू, पैसा ही पैसा है इसमें, लंबा माल है इसमें, तुम्हारे पास ऐसे ऐसे ग्राहक आएंगे कि तुम मुंह मांगे पैसे ले सकते हो उनसे। शारिक बोला, अफगानी पाउडर के ग्राहक तो वाकई आ रहे हैं, मगर ये है क्या? ये कहते हुए उसने थैले में हाथ डाला। उसमें प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियां भरी हुई थी। हर थैली में चुटकी भर सफेद रंग का पाउडर भरा हुआ था। वो एक पुड़िया निकाल कर देखने लगा।
वो आदमी इधर उधर देखते हुए बोला, शारिक बाबू, इस थैले को नीचे रखो छुपाकर, किसी की नजरों में नहीं आना चाहिए। ऐसी चीजें चोरी छुपे बिकती हैं और बड़े पैसे देती हैं। ऐश करोगे ऐश। शारिक ने पुड़िया दोबारा थैले में डाल दी। बोला, ऐसी क्या चीज है जो चोरी छुपे बिकती है? वो सिर्फ एक बात जानता था कि शराब, अफयूम, चरस और ऐसी ही नशावर चीजें चोरी छुपे फरोख्त होती हैं। उसकी नजरों में उन लोगों के चेहरे उभर आए जो उसके पास अफगानी पाउडर मांगने आते रहे थे। उनमें हर शख्स चेहरे से नशे का आदी ही लगता था। और तकरीबन 1 घंटा पहले जो औरत आई थी वो अगरचे खूबसूरत थी, मगर शारिक को उसकी आंखों में भी नशे की सुर्खी नजर आ रही थी। दफतन उसके जहन में एक नाम उभरा, हेरोइन। उसने जिंदगी के 14 साल जेल में गुजारे थे। जेल में अखबार पढ़ने का मौका कभी कभार ही मिलता था। उसने एक आध मर्तबा किसी खबर में हेरोइन का नाम पढ़ा था। जेल से आने के बाद भी वो अखबार कभी कभार ही पढ़ता था। तकरीबन 15 दिन पहले उसने अखबार में किसी का मरासला भी पढ़ा था, जिसमें शिकायत की गई थी कि शहर में जगह जगह हेरोइन फरोशी के अड्डे कायम हैं। मनशियात फरोश नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। पुलिस सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ है। मौत के इन सौदागरों को अच्छी तरह पहचानती है, मगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। शारिक की नजरों के सामने एक बार फिर वो चेहरे घूमने लगे। वो आदमी उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, शारिक बाबू, तुम अफगानी पाउडर के बारे में वाकई कुछ नहीं जानते या जानबूझकर अनजान बन रहे हो? शारिक ने उसे घूरा। बोला, ये क्या है? कोई नशावर चीज है? उस शख्स ने कहा, इसे हेरोइन कहते हैं शारिक बाबू। इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी मांग बढ़ रही है। यूरोप और अमेरिका में तो इस छोटी सी पुड़िया की कीमत भी $100 से ज्यादा होती है, मगर यहाँ यूरोप के मुकाबले में ये माल बहुत सस्ता है। तुम्हें एक पुड़िया के 10 रुपए मिलेंगे। गाहक बनाते जाओ, माल कमाते जाओ। शारिक ने नफी में सर हिलाया। बोला, नहीं, मैं ये काला धंधा नहीं कर सकता। ये ले जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ मत आना। उस शख्स ने शारिक के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, सोच लो शारिक बाबू। शारिक ने धमकी दी। बोला, सोच लिया है, जाओ, चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। वो शख्स चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर उसने शॉपिंग बैग उठाकर चादर में छुपाया और वहां से चला गया। शारिक ने भी दुकान बंद कर दी और दिन भर की कमाई समेटकर घर की तरफ रवाना हो गया। उस रात शारिक को नींद न आ सकी। अफगानी पाउडर का राज उसकी समझ में आ गया था। हेरोइन, जिसने हजारों घरों को उजाड़ दिया था। नई नस्ल तबाह हो रही थी। इसमें शुबा नहीं कि इस नाजायज कारोबार में आमदनी बहुत थी। लोग रातों रात दौलतमंद बन जाते हैं, लेकिन वो किसी की बर्बादी में हिस्सेदार नहीं बनना चाहता था। उसका आगे पीछे कोई नहीं था। मरियम को उसने माँ का दर्जा दिया था और रजिया को छोटी बहन की तरह समझता था। इस तरह 3 अफराद के कुंबे की परवरिश के लिए फलों की ये दुकान काफी थी। वो किसी नाजायज काम में हाथ नहीं डालना चाहता था। शारिक ने मरियम या रजिया को इस वाक़े के बारे में कुछ न बताया। रात को देर तक जागने के बावजूद वो सुबह सवेरे उठ गया। मरियम ने उसे चाय बना दी। उसने चाय पी और मंडी रवाना हो गया। ये उसका मामूल था। मंडी से माल लाकर वो दुकान पर छोड़ देता, घर आकर नाश्ता करता और फिर दुकान खोलता। उसने मोहल्ले के ही एक लड़के को मुलाजिम रख लिया जो सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक दुकान पर रहता। इस तरह शारिक को उस लड़के की वजह से दोपहर को दुकान में कुछ देर आराम करने का मौका भी मिल जाता। उस रोज भी अफगानी पाउडर के कई ग्राहक आए थे। आज शारिक ने उन्हें डांट कर भगा दिया। 8 बजे के करीब एक शिराड कार दुकान के सामने आकर रुकी। कार में 4 आदमी थे। एक ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठा हुआ था। उसकी उम्र 45 के लगभग रही होगी। सर पर बराए नाम ही बाल थे, बड़ी बड़ी मूछें और सुर्ख आंखें। उसने सफेद कुर्ता और रेशमी लाचा पहन रखा था। वो शक्ल से ही गवार लगता था और गवारों की ही तरह सीट पर फैलकर बैठा हुआ था। वो गहरी नजरों से शारिक की तरफ देख रहा था। पिछली सीट पर 2 आदमी बैठे हुए थे। वो दोनों शक्लों से लफंगे लगते थे। सरों पर रेशमी मफलर लपेट रखे थे। उन्होंने भी कुर्ते और लाचे पहने हुए थे। शारिक ने सरसरी सी निगाहों से कार की तरफ देखा और फिर दुकान पर खड़े हुए ग्राहक की तरफ मुतवज्जे हो गया। उसका ग्राहक जैसे ही दुकान से रुखसत हुआ, कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ एक आदमी उतरकर दुकान पर आ गया। उस आदमी ने कहा, शारिक बाबू, जरा दुकान से बाहर आना, शेरा पहलवान तुमसे बात करना चाहता है। शारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, शेरा पहलवान कौन? वो शख्स बोला, वो गाड़ी में बैठा हुआ है। दुकान से बाहर आओ, मुलाकात तो करो। वैसे हैरानी की बात है कि तुम शेरा पहलवान को नहीं जानते, जबकि शहर का बच्चा बच्चा उसके नाम से वाकिफ है। शारिक दुकान से निकलकर गाड़ी के पास आ गया। उसने पहले पिछली सीट की तरफ देखा। पहले जो आदमी बैठा हुआ था उसकी गोद में क्लैशनकोफ रखी हुई थी। दूसरी क्लैशनकोफ साथ वाली सीट पर रखी हुई थी। ये उस आदमी की राइफल थी जो कार से उतरा था। अगली सीट पर बैठे हुए आदमी ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, शारिक, तुम्हारा नाम है? वो शेरा पहलवान था। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, जी हाँ, फरमाइए। शेरा पहलवान ने उसे घूरा। बोला, कल तुमने मेरे आदमी को वापस कर दिया था। शारिक बोला, कौन सा आदमी?
मैं नहीं समझा। शेरा पहलवान बोला, मैंने एक आदमी को अफगानी पाउडर देकर भेजा था, मगर तुमने वो पाउडर रखने से इनकार कर दिया और उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी भी दी। शारिक ने कहा, मैं इस किस्म का काम नहीं कर सकता पहलवान जी, आप कोई और दुकान तलाश कर लें। शेरा पहलवान ने कहा, तुम बहुत भोले हो, घर आई दौलत को ठुकरा रहे हो। लोग रातों रात दौलतमंद बनने के ख्वाब देखते हैं और तुम दौलतमंद बनने से इनकार कर रहे हो। शारिक बोला, मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए पहलवान जी, आप कोई और बंदा तलाश करें, मुझे तो माफी रखें। ये कहता हुआ वो दुकान में वापस आ गया। शेरा पहलवान अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। उसने बाहर खड़े हुए अपने साथी को इशारा किया। वो पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया और कार हरकत में आ गई। उस रात 10 बजे शारिक दुकान बंद करके घर की तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में शॉपिंग बैग भी था जिसमें मरियम और रजिया के लिए कुछ फल डाल लिए थे। वो सड़क पार करके टांगों वाले अड्डे की तरफ आ गया और फुटपाथ के साथ साथ चलने लगा। फुटपाथ पर लोगों ने कब्जा जमा रखा था। कहीं रातों रात जवान बना देने वाले किसी सन्यासी बावे ने दुकान सजा रखी थी और कहीं आलू छोले और हलीम बेचने वाले ने कब्जा जमा रखा था। हालांकि सड़क के उस पार हलीम बेचने वालों की बेशुमार दुकानें थीं जहां मरकजी बल्ब जल रहे थे। हलीम की ये दुकानें रात भर खुली रहती थीं। शारिक जहां चल रहा था वहां से कुछ आगे फजल इलाही अस्पताल की दुकानें थीं। 1-2 रात भर खुले रहने वाले मेडिकल स्टोर्स थे और बाकी पब्लिशर्स और बुक सेलर्स की दुकानें थीं। किताबों की दुकानें बंद हो चुकी थीं, अलबत्ता वो मेडिकल स्टोर्स खुले हुए थे। उन दुकानों से आगे नेमत कदा और आबशार होटल थे और उनके बाद लोहारी गेट। मेडिकल स्टोर के सामने से गुजरते हुए शारिक को याद आ गया कि उसे माजी के लिए दवा लेनी थी। मरियम चंद रोज से गुर्दे में तकलीफ महसूस कर रही थी और डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिख कर दी थीं, जिन्हें वो बाकायदगी से इस्तेमाल कर रही थी। आज सुबह घर से निकलते हुए मरियम ने उसे कहा था कि वापसी पर गोलियां लेते आना। शारिक ने एक मेडिकल स्टोर से मतलूबा गोलियां ली, पैसे अदा किए और गोलियों वाली थैली जेब में रखता हुआ आगे चल पड़ा। नेमत कदा और आबशार होटल के सामने बड़ी रौनक थी। होटलों के सामने मेजें कुर्सियां बिछी हुई थीं और बेफिक्रे और मनचले बैठे चाय की चुस्कियों के साथ बात बात पर कह लगा रहे थे। ये लोहारी का चौक था और यहाँ रात भर चहल पहल रहा करती थी। शारिक मेडिकल स्टोर से निकलकर चंद गज आगे बढ़ा ही था कि पीछे से आने वाली एक सफेद कार उसके करीब आकर रुकी। 2 आदमी नीचे उतरे। उन दोनों के हाथ में पिस्तौल थे और वो दोनों शारिक के दाएं बाएं पहुंच गए। उनमें से एक ने कहा, शारिक बाऊ, खामोशी से हमारे साथ इस कार में बैठ जाओ, शोर मचाने या भागने की कोशिश मत करना। हमारे हाथों में पिस्तौल असली हैं, नकली नहीं। शारिक हकलाया, कौन हो तुम लोग? मेरे पास ज्यादा रकम नहीं है। दूसरा आदमी गुर्राया, हमें तुम्हारी रकम से कोई दिलचस्पी नहीं, बैठो गाड़ी में। शारिक का चेहरा धुआं हो गया। वो खामोशी से कार में बैठ गया। एक आदमी उसके दाएं तरफ बैठ गया और दूसरा बाईं तरफ। इस तरह वो उन दोनों के बीच में सैंडविच बनकर रह गया। कार में हरकत आ गई और लोहारी के चौक से घूमकर दोबारा भाटी की तरफ दौड़ने लगी। भाटी के चौक से कार बाईं तरफ मुड़ गई। उसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। तकरीबन निस्फ मील आगे वो चौक था जहां से एक सड़क चुबुर्जी की तरफ चली गई थी और एक जैन मंदिर की तरफ से होती हुई जीपीओ और स्टेट बैंक की पुरशिकोह इमारतों के दरमियान से होती हुई माल रोड को कता करके मैकलोड रोड पर जा मिलती थी। वो कार दाएं या बाएं मुड़ने की बजाय चौराहा पार करके सीधी रिवाज गार्डन की तरफ जाने वाली सड़क पर निकल गई। शारिक ने सीट की पुश्त से टेक लगा ली। उसके मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकला।